पीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम देश की शिक्षा की बात कर रहे हैं और उस शिक्षा की व्यवस्था का एक पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरे दो पक्ष होते हैं। वे हैं एक व्यवस्था का पक्ष, शासन प्रशासन का पक्ष, और दूसरा होता है आर्थिक पक्ष। अभी हम आर्थिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं या व्यवस्था के पक्ष की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रवर्ती विषय तो यही है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए। एक व्यक्ति को नहीं परंतु संपूर्ण राष्ट्र को शिक्षा से लाभान्वित कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय क्या भूमिका निभा सकते हैं। इस दृष्टि से हमें शिक्षा का व्यापक विचार करना है। मैंने पहले भी कहा है, निवेदन किया है, वर्तमान शिक्षा पद्धति का संदर्भ बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी प्रश्न अभी छोड़ दीजिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज जो हम बोल रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस विचार को भी छोड़ दीजिए। हमें विचार शुद्ध रूप में ये करना है कि आज यदि कोई हमको कहे, सरकार भी हमको कहे कि आप बताओ क्या करना है, तो हम वो करने के लिए सिद्ध है। तो फिर हम बताने की स्थिति में तो होने चाहिए कि क्या करना है, कैसे करेंगे, संसाधन कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे। वो सरकार कहेगी हम देख लेंगे, या बड़े व्यापारी लोग कहेंगे कि हम देख लेंगे। पहले तो आप बताओ कि विश्वविद्यालय में या विद्यालयों में करना क्या है, सिखाना क्या है, पढ़ाना क्या है, पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, पुस्तकें कैसे होनी चाहिए, विषय कौन से पढ़ाने चाहिए, ये बताओ। अभी हम समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इतना रोना रो रहे हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो कैसे वो बदलेगा, इसका उपाय क्या है, वो बताओ। तो हम लोग राम विद्यापीठ में अभी ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं, और उसमें हमने देखा था कि हमें पूरे देश के लिए, पूरे देश की पूरी शिक्षा के लिए एक प्रतिमान लेकर चलना होगा। प्रतिमान माने ऐसा प्रतिमान जो सर्वत्र लागू हो सके, जो सर्वांगीण रूप में लागू हो सके, जो समग्रता में लागू हो सके। इस प्रकार का एक प्रतिमान, उस प्रकार का एक दर्शन, ये लेकर चलना होगा। एक प्रकार की एक विचारधारा, ये लेकर चलना होगा। विचारधारा का नाम आता है तो दो बातें सामने आती हैं, आशंका एकदम निर्माण होती है। हम कहेंगे कि हिंदू विचारधारा, तो तुरंत हमारे कान खड़े हो जाएंगे, और फिर वही प्रश्न, अरे कोई मानेगा नहीं, अरे क्या ऐसा होगा, सांप्रदायिक कहा जाएगा, लोग गालियां देंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। आप ये सारी आशंकाएं, मैंने पहले ही बताया कि ये छोड़ दीजिए। कौन से प्रश्न निर्माण होंगे, कैसे व्यवहार में वो असुविधाजनक है, वो सारा छोड़ दीजिए। करना क्या है, सब कोई फैसिलिटेट करने को तैयार है, तो क्या करना है, इसका विचार करेंगे, शुद्ध विचार करेंगे, तो हमें हिंदू विचारधारा अथवा हिंदू दर्शन के आधार पर शिक्षा का प्रतिमान विकसित करना होगा। भारतीय दर्शनों के आधार पर हमें शिक्षा का प्रतिमान विकसित करना होगा। भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत है वेद और उपनिषद। उपनिषद तो हमारी ज्ञान व्यवस्था के ही स्रोत है, तो उपनिषदों को देखना होगा। उपनिषदों के आधार पर जो दर्शन विकसित हुए हैं, उनको देखना होगा। उसमें से हमें तय करना होगा
शिक्षा व्यवस्था को एक डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं बनाना है कि ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, वो भी मिलता है, और फिर भिन्न भिन्न ब्रांड होती हैं, और ऐसा ऐसा करके कुछ नहीं होता। वो सारा बिखर जाता है। मूल में ये शिक्षा का विकास या भारतीय जीवन रचना का विकास एक वृक्ष की तरह होता है। वृक्ष के विकास की खासियत क्या है? तो उसका बीज होता है, उस बीज से अंकुर होता है, अंकुर से मुख्य शाखा निकलती है, फिर उससे शाखा प्रशाखाएं निकलती हैं, छोटी 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 बड़ी सभी शाखाएं निकलती हैं। उन शाखाओं पर पत्र होते हैं, पत्ते होते हैं, उन्हीं में फूल लगते हैं, उन्हीं फूलों का रूपांतरण फल में होता है। ऐसे बीज से फल तक का वृक्ष का विकास होता है। वो बहुत विस्तृत वृक्ष होता है। वट वृक्ष भी होगा तो भी उसका बीज तो एक ही होता है, और बीज बहुत छोटा सा होता है। वो वह बीज नहीं रहा, और 5 7 10 प्रकार के बीज एक साथ डाल दिए तो वो वृक्ष तो कभी बनेगा ही नहीं। या तो फिर जो प्रबल होगा वो बचेगा, बाकी सारे विकसित होंगे ही नहीं। तो ऐसे बीजों का मिश्रण नहीं किया जाता। बीजों का मुट्ठी भर के अलग 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 प्रकार के बीज हमने बो दिए एक साथ एक ही गड्ढे में, तो कुछ नहीं होता उसका। ऐसे हमारे शिक्षा का एक प्रतिमान भारत के लिए अभी होना चाहिए, हमारा एक दर्शन होना चाहिए। तो वेदांत हमारा दर्शनों का कल्मिनेशन है। उसके आधार पर 20वीं शताब्दी में एक व्यावहारिक 20वीं शताब्दी के लिए 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में ये विकसित हुआ, और आज भी वह प्रस्तुत है। ऐसे दर्शन का नाम है एकात्म मानव दर्शन। हम लोग कुछ लोगों ने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का नाम तो सुना ही होगा, और एकात्म मानव दर्शन इसका दर्शन का नाम भी सुना होगा। बहुत अधिक अध्ययन उसके ऊपर हुआ नहीं है, परंतु उसका अध्ययन करने से हम ठेठ उपनिषदों के काल तक, वेदों के काल तक पहुंच सकते हैं, और हमारा ज्ञान स्रोत कहाँ है वो जान सकते हैं। वह हमारे शाश्वत ज्ञान स्रोत का 21वीं शताब्दी के लिए उपयुक्त ऐसा दर्शन है, ऐसी दर्शन की प्रस्तुति है। इसलिए हम एकात्म मानव दर्शन पर आधारित शिक्षा का प्रतिमान विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो करना चाहिए। किसी भी विषय का सांगोपांग विचार करना है, मूल में जाकर विचार करना है, इंटरनली कोहेरेंट, आंतरिक रूप से सुसंवादी, इस प्रकार का विचार करना है। तो यही करना पड़ता है। ऑल फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस, जितने भी तात्विक हमारे विमर्श हैं, वो इसी प्रकार से विकसित होते हैं। तो हमें भी बिखरे हुए विचारों की को एक साथ लाने का, और बिखरे हुए एक दूसरे के विरोधी ऐसे विचारों को एक साथ लाने के स्थान पर मूल हमारा जो एक विचार है उसी को पकड़कर उसी का विकास और विस्तार करना चाहिए। ये हमारे राम विद्यापीठ की मूल शैक्षिक संकल्पना है। अब एकात्म मानव दर्शन केवल शिक्षा के लिए नहीं है। दर्शन का अर्थ होता है विचारधारा, वो तो ऑल एनकम्पासिंग होती है। जीवन के जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों को वह समाहित करती है। केवल व्यक्ति के जीवन को नहीं, तो संपूर्ण राष्ट्र के, और केवल राष्ट्र के ही नहीं तो संपूर्ण विश्व के जीवन को एक साथ समाहित करती है। ऐसा यह समग्रता का दर्शन है। समग्र शब्द वही डिनोट करता है कि केवल
एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र। और भारत राष्ट्र का विचार करेंगे तो अपने आप में वैश्विक विचार भी वह हो जाएगा। इसलिए समस्त ब्रह्मांड का विचार एक साथ करना और जीवन के सभी आयामों का विचार एक साथ करना, ये तो दर्शन की खासियत ही है, दर्शन का मुख्य लक्षण है। तो ऐसे राम विद्यापीठ के लिए हमारा जो दर्शन होगा वह एकात्म मानव दर्शन होगा। अभी मैंने जो कहा कि जीवन के विविध आयामों को वह समाहित करता है, तो अर्थव्यवस्था के लिए भी वह दर्शन लागू होगा, समाज व्यवस्था के लिए भी वह दर्शन लागू होगा, राज्य व्यवस्था के लिए भी लागू होगा, ऐसे शिक्षा व्यवस्था के लिए भी वह लागू होगा। तो हम शिक्षा के संदर्भ में एकात्म मानव दर्शन का विचार करते हैं, तो उसके लिए हमको एक मूल प्रतिमान गढ़ना होगा। तो शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान, ये हमारा आज दार्शनिक आधार है और उसके अनुसार हम शिक्षा के तंत्र मंत्र यंत्र सभी का विकास और विस्तार करेंगे। ऐसे ऐसे एकात्म विचार नहीं किया तो फिर हम ठीक से विचार नहीं करते। हम जब वटवृक्ष का विस्तारित ऐसे वटवृक्ष का भी विचार करते हैं तो शाखा प्रशाखाओं का विचार नहीं करना होता है, बीज से विकसित होने वाली एक आंतरिक रूप से एक ऐसी रचना का विचार करना होता है। तो हमारा समग्र विकास प्रतिमान ये शिक्षा के लिए स्वीकार करके हमें फिर उसका स्वरूप जानने का प्रयास करना चाहिए। अभी जैसे बताया कि एकात्म मानव दर्शन जीवन के सभी आयाम, व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्र जीवन के सभी आयामों को समाहित करेगा। ऐसे समग्र विकास प्रतिमान भी शिक्षा के सभी आयामों को अपने में समाहित करेगा। तो फिर ये संपूर्ण शिक्षा माने आजीवन शिक्षा की बात करते हैं, तो गर्भावस्था से लेकर सभी अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, इसका विचार एक समग्र विकास प्रतिमान करेगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, साहित्य, कला, इतिहास, पुराण सभी का विचार इसमें होगा। तो समग्र विकास प्रतिमान एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय को लागू होता है, तो साथ में आईआईटी जैसे संस्थानों को भी लागू होता है। समग्र विकास प्रतिमान योग को लागू होता है, तो संगीत को भी लागू होगा, अर्थशास्त्र को भी लागू होगा और समाज शास्त्र को भी लागू होगा, सर्वत्र इवन कंप्यूटर के क्षेत्र को भी लागू होगा। तो सभी आयामों को एक साथ वो समाहित करेगा। समग्र विकास प्रतिमान केवल जानकारी प्रदान करने वाले पुस्तकों विषयों को लागू होगा, तो साथ में तात्विक विषयों को भी लागू होगा, फिजिक्स को भी लागू होगा और अध्यात्म को भी लागू होगा, रिसर्च को भी लागू होगा, तो एडवांस्ड स्टडीज को भी लागू होगा। ऐसे शिक्षा के जितने आयाम हमारे स्मृति में आते हैं या हमारे सामने आते हैं, चर्चा में आते हैं, उन सभी को एकात्म समग्र विकास प्रतिमान लागू होगा। ये कैसे होगा, इसका विचार हम क्रमशः करेंगे कि रिसर्च को कैसे लागू होता है, एडवांस्ड स्टडीज को कैसे लागू होता है, प्राइमरी स्कूल को कैसे लागू होता है, विभिन्न विषयों को कैसे लागू होता है, वो हम क्रमशः बाद में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे गत सत्र में, वो एक व्यक्ति को शिक्षित होना है, माने क्या होना है, तो अपने सर्व सामर्थ्य को प्रकट करने वाले ऐसे सारे विषय हमारी शिक्षा में होने चाहिए। माने एक व्यक्ति को समर्थ बनाना,
सर्वार्थ में समर्थ बनाना, ये तो एक विषय है। परंतु फिर एक व्यक्ति को, ये हमारी गुरुकुल संकल्पना में भी ये विषय तो आएगा, परंतु यहाँ भी आएगा कि हमको समन्वित विचार करना है तो कैसे करना होगा। एक सूत्र हमको ध्यान में रखना चाहिए, नोबडी कैन लिव इन आइसोलेशन। एक अकेला व्यक्ति स्वयं में जी नहीं सकता, वो पूरे ब्रह्मांड से संबंध बनाकर ही जी सकता है। पूरे ब्रह्मांड को एक साथ ध्यान में लेना है तो फिर उसके कुछ वर्ग होते हैं। उसको कुछ जब हम जानने समझने का प्रयत्न करते हैं तो वर्गीकरण भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं। तो ब्रह्मांड तो पूरा मिलकर एक है, परंतु उस ब्रह्म के आविर्भाव इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में असंख्य है। हमारे पुराणों में तो बात आती है कि 84 लाख योनियां होती है जीव की। हम पौराणिक बातों को एकदम ही कल्पना मानकर, गप्पा मानकर उपेक्षित कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पुराण भारत का इतिहास है, पुराणों में विज्ञान है, पुराणों में तत्वज्ञान है, पुराणों में जीवन दर्शन है, पुराणों में इतिहास तो है ही है, परंतु भूगोल भी है, पुराणों में राज्य शास्त्र भी है, सब है पुराणों में। ऐसे पुराणों में ही ये बातें आती हैं कि 84 लाख योनियां जीव की होती हैं। ये कैसे गिनती की है अभी वो विषय नहीं है, परंतु वह भी तो समझने लायक है कि 84 लाख का आंकड़ा कोई एकदम काल्पनिक है क्या? तो 84 लाख ही क्यों आया? फिर 64 लाख होता या 1 करोड़ होता, करोड़ों होता, ऐसा क्यों नहीं? 84 लाख कैसे हुआ? ये भी एक विज्ञान का विषय है, वो अभी का विषय नहीं है। उसी प्रकार से जो असंख्य आविर्भाव हैं ब्रह्म के, ब्रह्मांड में, उसका 4 वर्गों में विभाजन, वर्गीकरण किया गया। एक है व्यक्ति, तो एक एक पिंड, एक एक आविर्भाव उसकी स्वतंत्र सत्ता मानी गई और उसको वजूद भी दिया गया, उसको नाम दिया गया पिंड। तो एक व्यक्ति एक पिंड है, एक पशु एक पिंड है, एक वनस्पति एक पिंड है, जितने भी जातियां प्रजातियां वनस्पति के वो एक पिंड है, पत्थर एक पिंड है, पृथ्वी एक पिंड है। ऐसे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, जो स्वतंत्र सत्ता युक्त स्वायत्त ऐसा आविर्भाव है, उसको कहा गया व्यष्टि। हम इसको कहते हैं व्यक्ति। दूसरा है समष्टि। समष्टि, अब इन पहले देखते हैं कि ये 4 वर्गीकरण जो हैं वो किस रूप में किए गए हैं, और बाद में हम व्यष्टि, समष्टि आदि को देखेंगे। तो एक है पंच महाभूत। पंच महाभूत, ये 5 है, महाभूत इसलिए 5 है। महाभूत माने, महा माने बहुत बड़े हैं, व्यापक हैं, विशाल हैं, इसलिए महा माने बड़ा, ऐसा विशेषण आया। मूल मुद्दा शब्द है भूत। भूत माने, भूत से शब्द आया भौतिक। हम भौतिक विज्ञान को जानते हैं, फिजिक्स को जानते हैं, वो भौतिक विज्ञान का मूल शब्द है भूत। भूत माने ठोस पदार्थ। ठोस का अर्थ क्या है? ठोस माने इंद्रिय गम्य। हम अपने शब्दों के अर्थ को यदि जानेंगे तो हमको वो मुद्दा भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा कैसे है। तो ठोस का अर्थ है इंद्रियों द्वारा जाना जाने वाला, जाना जा सकता है ऐसा, इंद्रिय गम्य। इंद्रिया कौन सी है? मनुष्य को 5 ज्ञानेंद्रिया प्राप्त हुई हैं, यही हमारी इंद्रिया हैं।
तो ये आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या क्या जाना जाता है? तो आंख से रंग और रूप जाना जाता है, कान से शब्द अर्थात ध्वनि, आवाज को जाना जाता है, त्वचा से स्पर्श को जाना जाता है, जिह्वा से रस को या स्वाद को जाना जाता है, और नाक से गंध को जाना जाता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको ज्ञानेंद्रियों के विषय कहा। कि ज्ञानेंद्रियों से क्या जाना जाता है? तो ये 5 विषय जाने जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जाने जाते हैं। हम विषय को लेकर क्या समझते हैं? इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि। परंतु ज्ञानेंद्रियों से जो जाना जाता है ये विषय हैं, ये इनको पारिभाषिक शब्द है तन्मात्रा, ये जाना जाता है। अब ये ज्ञानेंद्रियों के विषय, परंतु उन विषयों से कौन से पदार्थों को किन कहाँ कहाँ होते हैं ये? तो ये भूत के रूप में सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ये कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। पृथ्वी माने ये गोल ग्रह जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो पृथ्वी नहीं। पृथ्वी नाम का तत्व है जो पूर्ण रूप से ठोस है। तो ये 5 महाभूत हैं, वो उनके ये 5 विषय हैं। भूतों से संबंधित इसको उनके गुण कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में वे विषय हैं, उनको जानना ये ज्ञानेंद्रियों का काम है। ज्ञान होता है जिन इंद्रियों के माध्यम से, वही ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से पूर्ण ब्रह्मांड के ठोस रूप को जानना, यही होता है। ज्ञानेंद्रिया इससे अलग कुछ नहीं जान सकती। इन 5 के अतिरिक्त बहुत कुछ ब्रह्मांड में होता ही है, परंतु इन 5 ठोस आयामों को जानने का काम ज्ञानेंद्रियां करती है। ज्ञान इस अनुभव अथवा इस संवेदन के रूप में हमें प्राप्त होता है, इसलिए उनको ज्ञानेंद्रियां कहा। तो पहला मुझे इतना खुलासा इतनी इसलिए करना पड़ता है कि हम इन विषयों को शिक्षा के विषय हैं ऐसा मानते ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो उपनिषद का विषय होगा, अरे हाँ ये तो योग का विषय होगा, अरे हाँ ये तो अध्यात्म का विषय होगा, ऐसा ऐसा करके हम उसकी उपेक्षा करते हैं। इसका अर्थ है कि भारतीय ज्ञान की ही उपेक्षा करते हैं। तो पहला जो आविर्भाव है वह है महाभूत, 5 महाभूत। तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में इतने सारे पदार्थ हैं 5 महाभूतों के ही, जो वे विविध रूप हैं। दूसरा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग है, वह है वनस्पति। अब वनस्पति भी कितने प्रकार की, उसमें कितनी जातियां प्रजातियां हैं। जल में उगने वाली हैं, फिर लता है, पौधा है, वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें भी वृक्ष भी है तो बहुत प्रकार के, लताएं हैं तो बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार की पौधे हैं तो बहुत प्रकार के, घास है वो भी अनेक प्रकार की। परंतु ये पूरा एक वनस्पति जगत है जिससे हमको औषधि और अन्न प्राप्त होते हैं प्राण धारणा के लिए, और बाकी सारे जीवन को सुविधामय बनाने के लिए लकड़ी और आदि सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो ये दूसरा वर्ग है पूरा सृष्टि में, वो है वनस्पति जगत। तीसरा है प्राणी जगत, उसमें भी विविधता है। वन्य पशु हैं, पालतू पशु हैं, सामाजिक पशु हैं, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक जातियां प्राणियों में भी हैं। और चौथा वर्ग है मनुष्य। मनुष्य एकमात्र है, मनुष्य अनेक प्रकार के नहीं होते हैं। हाँ, क्षेत्र भेद से माने स्थान भेद से उनके रंग रूप अलग अलग होते हैं,
परंतु मनुष्य नाम का जो आविर्भाव है, उसको प्राणी भी कहा जाता है। वो उसका एक अलग कारण है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। परंतु मनुष्य नाम का जो आविर्भाव है, वो अभी तक तो एक ही जाति है। हाँ, स्थान भेद से, लिंग भेद से वो अनेक प्रकार के हैं। जैसे चाइनीज अलग दिखते हैं तो शरीर अलग दिखता है, परंतु स्त्री और पुरुष ऐसी दो जातियां हैं, परंतु वो लिंग भेद से हैं तो मनुष्य ही। और मनुष्य की पहचान तो एक ही प्रकार के, एक नाक वाला, दो कान वाला, दो आंख वाला, दो पैर वाला, दो हाथ वाला, सीधा खड़ा रहने वाला, पैर के ऊपर खड़ा रहने वाला, ऐसे उसकी बाह्य पहचान बहुत बहुत है। लेकिन पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, उनको सबको ये लागू होती है। कभी ऐसा नहीं होता जैसे पशु पक्षियों में, प्राणी जगत में कोई उड़ने वाला, कोई तैरने वाला, कोई चार पैरों से चलने वाला, कोई सींग वाला, कोई पुच्छ वाला, ऐसा विभिन्न विभिन्न जो भेद होते हैं, ऐसे मनुष्य में नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य एक ही है। ऐसे चार वर्गों में हमारे सृष्टि के जानकार लोगों ने वर्गीकरण किया। अब हमको पहला सूत्र याद करो, नोबडी कैन लिव इन आइसोलेशन। एक भी पिंड ब्रह्मांड के समस्त पिंडों के साथ जुड़कर ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। अंदर से बाहर से सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए असंख्य प्रकार की विविधता दिखाई देने पर भी सबका अंतस्तत्व एक ही है। एक से वह अनेक हुआ है। ये हमारी भारतीय दर्शन की मूल धारणा है कि हम एक से अनेक बने हैं, और अनेक माने असंख्य असंख्य ऐसे बने हैं, और इतने प्रकार उसके हैं। परंतु कोई भी एक हो, शेष आविर्भावों से संबंधित होकर ही वह अपना जीवन जी सकता है। उसने ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, मनुष्य को भगवान ने इतनी सारी शक्तियां दी है, उसमें ये अविचार, विस्मृति, स्वार्थ, लोभ ये भी दिया है, तो वो भूलने की शक्ति भी दी है। और वो मानने लगता है कि मैं ही तो हूँ, बाकी कौन है, मेरा सबसे क्या संबंध है, ऐसा मानने लगता है। या संबंध को विपरीत अर्थ में वह लागू कर सकता है, परंतु उसको ये भूलना नहीं चाहिए। ये हमारा एकात्म मानव दर्शन अथवा समग्र विकास प्रतिमान का मूल तत्व है। मूल शुरुआत ही यहाँ से होती है। अब एक से ही ये असंख्य विविधता पूर्ण सारा विश्व और उसके सारे आविर्भाव बने हैं, ये मूल धारणा हुई। अब एक एक व्यक्ति का विचार करें तो हमने देखा था कि मनुष्य के बल का, स्वास्थ्य का, आरोग्य का, बुद्धि का, मन का विकास होना चाहिए। ये तो व्यक्ति का हुआ। परंतु अब व्यक्ति का संबंध जब सभी से आता है, तो फिर उसके व्यवहार के सूत्र होने चाहिए। तो ये सूत्र कैसे होंगे? तो व्यक्ति और शेष सभी, इनके भी कुछ वर्ग किए गए। तो व्यक्ति एक मनुष्य, अब मनुष्य इस विचारणा के केंद्र में है। क्यों मनुष्य केंद्र में है और क्यों कोई घोड़ा और शेर और पर्वत केंद्र में नहीं है? क्योंकि मनुष्य ही विचार करता है, मनुष्य ही बुद्धि का प्रयोग करता है, उसको ही केंद्र बनकर बाकी सभी को समझना है और समायोजन करना है सबके साथ। वह प्रकृति से स्वतंत्र होकर विचार करता है। मनुष्य के अलावा शेष सभी, प्राणी जगत हो, वनस्पति जगत हो, या भूत पंच महाभूतात्मक जगत हो, वे सब अपना स्वतंत्र विचार नहीं करते, अपनी बुद्धि नहीं चलाते। वो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप सब व्यवहार करते हैं।
इसलिए उनको कोई समस्या भी इतनी बड़ी नहीं है। परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि से भी सोचता है। अब भगवान ने ही ऐसी रचना की है कि सोचो, तुम स्वतंत्र हो, अपना तंत्र खुद खड़ा करो, स्वयं ही विचार करके बुद्धि का प्रयोग करके करो। इसलिए मनुष्य इस विचार के केंद्र में है, क्योंकि उसको ही विचार करने का दायित्व है, क्योंकि वो विचार कर सकता है। तो फिर मनुष्य के इस विचार ने किस प्रकार से सृष्टि का वर्गीकरण किया, अपने आप को शेष सृष्टि के साथ समायोजित करने के लिए किया। तो पहले अपना सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, अपना विचार किया कि मुझे भगवान ने जो जो भी शक्तियां दी हैं उनको मैं पूर्ण रूप से प्रकट करूं। तो ये हुआ समग्र शिक्षा प्रतिमान का एक आयाम, व्यक्ति के अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण, अपनी शक्ति का विकास ये करना। तो फिर शरीर में बल बढ़ना, मन शांत और एकाग्र होना, बुद्धि तेजस्वी होना, विशाल होना, चित्त शुद्ध होना, अहंकार को विनय सिखाना, चित्त शुद्धि करना, हृदय के गुणों का विकास करना और मैं कौन हूं इसकी अनुभूति करना। माने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं, इसकी अनुभूति करना। ये एक एक व्यक्ति के अपने अंदर के सामर्थ्य को प्रकट करने का विषय हुआ। तो शिक्षा का एक विषय यह भी होगा। परंतु अब मनुष्य को सभी शेष विश्व के साथ समायोजित होना है, क्योंकि उसकी बुद्धि ने भी जाना अकेले तो नहीं जी सकते, संभव ही नहीं है। तो फिर मुझे समायोजन करना होगा, सबके साथ कैसे रहना इसके लिए करना। अब इस मुद्दे पर विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के दो वर्ग होते हैं। वो अपने आप को संपूर्ण विश्व के साथ समायोजित करने के संदर्भ में भिन्न विचार रखते हैं, भिन्न दृष्टि रखते हैं। एक में एक तरफ है भारत, दूसरी तरफ है पश्चिम के देश, पश्चिम की संस्कृति, पश्चिम के राष्ट्र, भारत, और हम उनको समाहित करते हैं यूरो अमेरिकी अथवा अमेरिकी, जो भी एक शब्द लो, पास्ट संपूर्ण पश्चिम, या फिर यूरोप और अमेरिका, या फिर अमेरिका, या फिर यूरोप, कौन सा भी शब्द प्रयोग करो। तो ये दो वर्ग हैं जिनका मनुष्य के पूर्ण विश्व के साथ जो संबंध है, वो पेश आने की जो दृष्टि है, जो प्रवृत्ति है, उसके संदर्भ में भिन्न दृष्टि रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। और कैसी भिन्नता? 180 डिग्री की भिन्नता, एक दूसरे के विरोधी, पूर्ण विरोधी, ऐसी दृष्टि रखते हैं। भारत का सूत्र है मैं समस्त विश्व के लिए। मैं फिर से दोहराती हूं, मैं भारत का मूल सूत्र है मैं समस्त विश्व के लिए। पश्चिम सोचता है उसके मूल सूत्र है उसका संपूर्ण विश्व मेरे लिए, संपूर्ण विश्व मेरे लिए। ये प्रस्थान ही अलग है, ये सोच ही एक सूत्र को पकड़कर आगे बढ़े तो एक दिशा में जाएंगे, समझो पूर्व दिशा में जाएंगे तो दूसरा सूत्र पकड़कर पश्चिम में ही जाएंगे, दोनों का मेल ही नहीं खाएगा, क्योंकि संपूर्ण भिन्न प्रवृत्ति है, भिन्न दृष्टि है। अब बीज यदि अलग है, भिन्न है, तो सारा संसार, सारा विस्तार भिन्न पद्धति से ही विकसित होगा। इसलिए फिर सब कुछ अलग, कुछ भी एक जैसा नहीं। हाँ,
मनुष्य जाति है, इसलिए एक नाक, दो कान, दो आंख, दो पैरों पर खड़ा रहना ये होगा, परंतु अंतःकरण की प्रवृत्ति, दृष्टिकोण। जी ताई। अभी यदि किन्हीं का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, अभिप्राय हो, जी अनुपमा जी आप बात रख सकते हैं। ताई जी नमस्ते। नमस्कार। एक आविर्भाव आविर्भाव जिस रूप में प्रकट होता है उसको कहते हैं आविर्भाव। विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो राम का आविर्भाव हुआ। एक ही सृष्टि मूल तत्व ने वृक्षों के रूप में अपने आप को व्यक्त किया, प्रकट किया, तो वृक्ष उसका आविर्भाव है। आविर्भाव कहते हैं उसको। ठीक है, धन्यवाद जी संतोष जी। जी नमस्ते ताई। नमस्कार। ताई मेरा एक सवाल है। जी ताई मेरा सवाल है, जैसे प्रकाश, अत्यधिक प्रकाश हानिकारक होता है, तो जिसे कोई व्यवसाय करता है प्रकाश की दुकान का, समझ में नहीं आया। जी ताई मेरा कहना है कोई अगर व्यवसाय जो है वो प्रकृति के हानिकारक है, जैसे प्रकाश का व्यवसाय, जो लाइटें बेचते हैं वो अत्यधिक प्रकाश हानिकारक होती है प्रकृति के लिए, तो वो उसका व्यवसाय करना कितना हद तक सही है, और वो उस चीज से अगर वो बोलता है कि ये चीजें मैं अगर व्यवसाय नहीं करूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो इस तरह से जो गलत व्यवसाय जो करते हैं वो चीजें हम अपने जीवन में कैसे उस चीज से मूल सूत्र नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, इसलिए गलत व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय गलत है सही है वो कैसे जाना जाएगा? वो यदि अन्य लोगों के लिए, अन्य प्रकृति के अन्य तत्वों के लिए हानिकारक है तो वो गलत है। और मैं गलत व्यवसाय इसलिए करता हूँ कि मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ इसलिए करता हूँ। अब इसको बदलना है तो पहले जानो कि हाँ ये गलत है, फिर विचार करो बुद्धि किसके लिए है? बुद्धि इसी के लिए है कि अब मैं जो गलत कर रहा हूँ इसको कैसे छोड़ूं और कैसे सही बात है वो करूं। ये जानने से, समझने से और फिर उसको क्रियान्वित करने से व्यवहार बदल सकता है। आप यदि नहीं कर सकते तो आपकी नई पीढ़ी को तो पहले से ये ज्ञान दो, ये समझदारी उनमें विकसित करो कि वे हानिकारक ऐसा कुछ भी ना करें। स्पर्श किया विषय का, इसमें भी जानने की बहुत उत्सुकता है। वस्तुतः ये 84 लाख योनियां है कहाँ कहाँ? इसका भी कभी ना कभी निरूपण आप करें, ऐसा मेरा करेंगे। कारण क्या है कि हम अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को नाम भी नहीं जानते और फिर कोई कह देता है अरे पुराण, अरे वो तो गप्पा है, वो तो काल्पनिक बातें हैं, तो हम भी कहने लगते हैं। अब हमको पता ही नहीं कि पुराण में क्या है, फिर सही गलत हम कैसे कह सकते हैं? गलत कह रहे हैं, सही कहने के लिए भी जानना तो पड़ता है ना कि ये किस बात को हम सही कह रहे हैं। हम तो दूसरे कहते हैं तो हम कहने लगते हैं। दूसरे माने कौन? ब्रिटिशों ने पहले कहा, फिर हमारे ब्रिटिश शिक्षा पद्धति में जो उच्च विद्या विभूषित ऐसे विद्वान है वो कहने लगे ना इन्होंने पढ़ा है, समझा है, इन्होंने देखा ही नहीं है, उनके ब्रिटिश अफसर कहने लगे इसलिए ये भी कह रहे हैं, इसलिए हम भी मान रहे हैं। हमको लगता है कि हाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो यदि कहते हैं तो वो तो सही होगा, ऐसे हम उनका विश्वास कर लेते हैं। हम अपने आप में तो कुछ भी देखते भी नहीं हैं। अरे किसको पढ़ने का समय है? ये एक वाक्य हमारे सारी अनध्ययन की प्रवृत्ति को न्यायोचित ठहरा देते हैं। तो जानेंगे, कभी ये भी जानेंगे, कभी हमें पढ़ना होगा, कभी हमें सुनने को मिलेगा,
लेकिन एक के बाद एक ऐसे विषयों का विस्तार होता जाएगा। आपने कहा था एकात्म मानव दर्शन, आज एकात्म मानव दर्शन का विषय हो ही गया शुरू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो जीवन विकास संकाय के जो ये हैं, ये भी अब धीरे 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 समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये जी हाँ, वो एकात्म मानव दर्शन ही है पूरा का जी पूरा। वो धीरे हाँ धीरे समझ में आएगा, हाँ, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। आज के आज, अभी के अभी ऐसा तो नहीं होता। आप नहीं, खाते भी हैं तो 4 घंटे के बाद वो पचता है। नहीं, अभी के अभी वो एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, एक घूंट पिया नहीं कि इतना बल आ गया शरीर में। वो तो एडवर्टाइजमेंट में होता है, प्रत्यक्ष जीवन में नहीं होता ना। जी जी। और हमारी तो वैसे भी समझ बहुत ही काय म्हणतात त्याला तोकडी आहे अगदी, ते फार बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। हाँ, तो हमने उपेक्षा की हमारे ग्रंथों की, शास्त्रों की, तो ऐसा ही होगा ना फिर। क्यों अंग्रेजी पढ़ते रहे? हाँ, चलिए आगे बढ़े। सुवर्णा। हाँ, नमस्कार ताई। नमस्कार। हाँ, ये 84 लाख योनि की बात चल रही है, तो मैं प्राणी शास्त्र वाली हूँ। तो प्राणी शास्त्र में ये सारे जो स्पीसीज वर्जन जो है ना, जीवों की स्पीसीज वर्जन जो है, तो ये जो अपने अभी आविर्भाव की बात की ना, तो मूल तत्व जो है उसका, जो हमारी आधुनिक भाषा में हम कहते हैं डीएनए, जो उस आत्म तत्व का आविर्भाव, तो मुझे लगता है कि ये 84 लाख योनि, यानी कि ये आविर्भाव जो है ना, जीवों का आविर्भाव, वो 84 लाख हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही। वो सब देखो, भारत का चिंतन पश्चिम के आज के विज्ञान से कहीं अधिक एडवांस्ड वैज्ञानिक चिंतन है। वो विज्ञान ही है सारा का सारा। हमारे यहाँ तो आत्मविज्ञान ऐसा ही शब्द है। आत्मविज्ञान होता है तो फिर ये भूत विज्ञान ही को हम खाली विज्ञान क्यों करते हैं? भूत विज्ञान से प्राणी विज्ञान अलग है, मैंने उससे बढ़कर है। प्राणी विज्ञान से मनुष्य विज्ञान में ही तो शरीर विज्ञान, प्राण विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान ये है ही। तो एक से बढ़कर एक ऐसे विज्ञान की श्रृंखला हमारे यहाँ है। उस विज्ञान और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़कर केवल भौतिक विज्ञान का मापदंड माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसा हम उल्टी दिशा में फर्स्ट ऐसा आते हैं हम। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पूर्णिमा भारद्वाज। मैं पूर्ण प्रमति गुरुकुल में गुरुकुल से हूँ। मुझे आपने जो बताया कि मैं सारे विश्व के लिए हूँ, ये हमारा तत्व है और सारे विश्व मेरे लिए है, ये तत्व मुझे बहुत अच्छा लगा। और आजकल की ये जो सभी पॉल्यूशन वो सब हम देखते हैं, इसकी मूल कारण वही होगा, ऐसा मुझे लगा। जी। ये मानसिकता हम बदल कर ही वो उसका हल ढूंढ सकते हैं। जो गलत है, हानिकारक है, उसका त्याग करो, और जो कल्याणकारक है उसका स्वीकार करो और उसका अनुशीलन करो। यही तो शिक्षा है, यही तो भारतीय शिक्षा है। जी।